My beautiful disciples, I am really not the main character. अध्याय 46, पहली हत्या। एरिन चल रही लड़ाई को ध्यान से देख रहा था और बेसब्री से इसके समाप्त होने का इंतजार कर रहा था ताकि वह आगे बढ़ सके। हालांकि उनकी क्षणिक शांति उनके सामने प्रकट हुई एक स्क्रीन से भंग हो गई। 4 अलग अलग विकल्प सामने आए, जिनमें से प्रत्येक में कार्रवाई का एक अलग तरीका बताया गया था। पहला विकल्प, विषैले ड्रैगन को मार डालो। पुरस्कार, शक्ति का पेंडेंट, दुर्लभ श्रेणी। विकल्प 2, महिला को मार डालो। इनाम, एस्केप टेलिस्मैन, दुर्लभ श्रेणी। विकल्प 3, बिना किसी हस्तक्षेप के चले जाना। इनाम, भाग्य +1। विकल्प 4, दोनों के बीच मध्यस्थता करने का एक तरीका खोजें जिससे ड्रैगन और महिला दोनों का अस्तित्व सुनिश्चित हो सके। इनाम, ड्रैगन का दांत, दुर्लभ श्रेणी। दोनों के बीच मध्यस्थता करना तो नामुमकिन है। मुझे दोनों तरफ से शत्रुता का सामना करना ही पड़ेगा, एरिन ने मन ही मन सोचा। जाना भी संभव नहीं है। इनाम तो आकर्षक है ही, साथ ही यह अव्यावहारिक भी है। उन दोनों को मेरी मौजूदगी का पता चल गया है और वे मुझे जाने नहीं देंगे, उसने अपने विचारों की दौड़ में बोलते हुए कहा। इस बार एरन के सामने 4 अलग अलग रास्ते थे। हालांकि इनमें से कोई भी उसकी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं लग रहा था। वह खुद को एक ऐसी दुविधा में फंसा हुआ पाया जहां वह न तो वहां से निकल सकता था, न मध्यस्थता कर सकता था, न ही ड्रैगन को मार सकता था और न ही उस महिला को मार सकता था। उस महिला के पास असाधारण शक्ति थी, जिसके कारण एरन के लिए उसे हराना असंभव था। अगर वह किसी तरह सफल भी हो जाता, तो भी इस बात की संभावना कम ही थी कि ड्रैगन कृतज्ञता प्रकट करे और उसे बिना किसी नुकसान के जाने दे। दूसरी ओर, ड्रैगन को मारने का प्रयास करने से वह उसके विष के संपर्क में आ जाएगा। इससे सुरक्षा का पेंडेंट सक्रिय हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप एक बहुमूल्य उपयोग खो जाएगा। इसके अलावा महिला उसके इरादों को गलत समझ सकती है और सोच सकती है कि वह उससे ड्रैगन किल चुराने की कोशिश कर रहा है। क्या मुझे? एरिन ने गहरी सांस लेते हुए स्थिति का सावधानीपूर्वक आकलन किया और अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वह जल्दबाजी में निर्णय लेने की गंभीरता को समझता था, क्योंकि इसके गंभीर परिणाम हो सकते थे। दुर्भाग्यवश समय एरन के पक्ष में नहीं था। उसके पास कोई निर्णय लेने के लिए बहुत कम समय बचा था। अंततः उसने सबसे आकर्षक पुरस्कार वाले विकल्प को चुना। मुझे उम्मीद है कि शक्ति का पेंडेंट जोखिम उठाने लायक होगा, एरिन ने अनिश्चितता से भरी आवाज में कहा। इससे पहले उन्हें केवल एक बार ही पुरस्कार के रूप में एक पेंडेंट मिला था। यह सुरक्षा का पेंडेंट था, जो उन्हें 3 जानलेवा हमलों से अजेयता प्रदान करता था। हालांकि वह इस बात को लेकर अनिश्चित था कि क्या शक्ति का पेंडेंट भी इसी तरह के असाधारण लाभ प्रदान करता है, लेकिन वह इसके संभावित मूल्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसके जैसे कमजोर व्यक्ति के लिए ताकत ही सबसे ज्यादा जरूरी थी। वह स्त्री विष से पीड़ित है और ड्रैगन अपनी मृत्यु के करीब है। यदि मैं ड्रैगन को नष्ट कर सकूं और शक्ति का पेंडेंट मेरी अपेक्षाओं से कहीं अधिक सफल हो जाए, तो शायद मैं घटनाक्रम को बदल सकूं, उसने तर्क दिया। मैं पहला विकल्प चुनूंगा, एरिन ने दृढ़ता से घोषणा की। मैं उससे पहले ही ड्रैगन को मार डालूंगा। टाइमर पर महज 1 सेकंड शेष रहते ही स्क्रीन अचानक बदल गई। आपने पहला विकल्प चुना है। कार्य पूरा होने पर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। हर गुजरते सेकंड के साथ महिला के हमलों के कारण विषैला ड्रैगन मौत के करीब पहुंचता जा रहा था। वह शारीरिक शक्ति में ड्रैगन का मुकाबला करने में सक्षम थी। न केवल मुकाबला, बल्कि वह उसकी शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली थी, क्योंकि उसके हमलों ने विषैले ड्रैगन को पीछे धकेल दिया। तुम नीच इंसान, मैं मर भी जाऊं तो भी तुम्हें जीने नहीं दूंगा, अजगर की दहाड़ चारों ओर गूंज उठी। एरिन ने अपनी जेब से एक ताबीज निकाला। ये लियांग के ताबीजों के विपरीत उसका ताबीज सिस्टम से नहीं आया था। यह वह चीज थी जो शिव यिंग ने उसकी सुरक्षा के लिए उसे दी थी, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इसका इस्तेमाल किस लिए करेगा। एरिन ने अपनी तलवार भी निकाल ली, जिसे वह उसके वजन के कारण मुश्किल से उठा पा रहा था। ड्रैगन की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। एरिन जानता था कि वह क्या करने वाला है। इस अध्याय में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था। विषैले ड्रैगन ने अपनी जीवन शक्ति को जलाकर राख कर दिया। एक ही सांस में उसने अपना सारा विष उगल दिया, जिसका उद्देश्य पूरे स्थान को नष्ट करना था। उपन्यास में यह वह दृश्य भी था जहां महिला को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा था। एरिन आगे क्या होने वाला है, यह जानते हुए एक चट्टान के पीछे छिप गया। उसने यहां आने से पहले ही जहर का एंटीडोट तैयार कर लिया था और उसे पीकर इंतजार करने लगा। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, जहर का एक काला बादल हर जगह फैल गया और हवा में एक विस्फोट की आवाज गूंज उठी। विष धीरे धीरे फैल गया, अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ गया। उसने अपना मुंह हाथ से ढक लिया। विषनाशक दवा लेने के बावजूद उसने खुद को जहर सांस के जरिए अंदर लेने से रोकने की कोशिश की। कुछ सेकंड बाद वह चट्टान के पीछे से बाहर निकला और घातक धुएं से बिल्कुल अप्रभावित रहा। लेकिन वह महिला इतनी भाग्यशाली नहीं थी। ढाल के पीछे छिपने के बावजूद वह जहर से प्रभावित हो गई। उसके होठों से खून रिस रहा था, जहर के कारण उसकी त्वचा काली पड़ रही थी। इन सब के बावजूद वह डटी रही। उपन्यास में यही वह हिस्सा था जहां ये लियांग उसके दृढ़ संकल्प को देखकर सबसे अधिक हैरान हुआ था। यही वह क्षण था जब उस महिला ने ड्रैगन को अंतिम प्रहार किया,
जिसकी जीवन शक्ति समाप्त हो चुकी थी और वह हिल भी नहीं पा रहा था। यही तुम्हारी मौत होगी, महिला ने मुट्ठी भींचते हुए कहा और अगले हमले में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब एरिन ने ताबीज को सक्रिय किया, जिससे उसकी गति बढ़ गई और क्षण भर के लिए उसे हवा का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। उसकी गति दोगुनी हो गई और आगे बढ़ते समय वह हवा का फायदा उठाने में सक्षम था। एरिन की तेज गति ने महिला को चौंका दिया, क्योंकि वह पलक झपकते ही उनके बीच की दूरी को कम कर चुका था। अपनी बढ़ी हुई गति के साथ उसने बड़ी कुशलता से उसके चारों ओर पैंतरेबाजी की, हवा के झोंके की तरह हवा में लहराता हुआ। जैसे ही एरिन अजगर के पास पहुंचा, उसने निर्णायक प्रहार करने के उद्देश्य से अपनी तलवार पूरी ताकत से चलाई। हवा के आशीर्वाद से और भी अधिक शक्तिशाली हो चुके उसके प्रहार ने अधमरे अजगर के कवच को चकनाचूर कर दिया। उसकी तलवार ड्रैगन की कुशलता को भेद गई, जिस पर ड्रैगन को अपनी अंतिम सांस तक भी विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा था कि वह महिला उसे मार डालेगी, लेकिन अंत में यह आदमी कहीं से अचानक प्रकट हो गया। युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था और एरिन विजयी रहा। अध्याय 47, जिसकी लाठी उसकी भैंस। विशैला अजगर जमीन पर गिर पड़ा और पास ही में बेजान पड़ा रहा। एरिन का दिल एड्रेनालाइन से तेजी से धड़कने लगा जब उसे अपनी जीत की अहमियत का एहसास हुआ। उसने अभी अभी एक ड्रैगन को मार गिराया था। हालांकि वह ड्रैगन की सबसे कमजोर प्रजाति थी, फिर भी उसने ताबीज का प्रभाव खत्म होने से पहले ही असंभव को संभव कर दिखाया था। महज एक ही हमले ने उसे इतना थका दिया था कि वह ड्रैगन से तलवार भी नहीं निकाल सका। हालांकि किसी और के शिकार को चुराना बेशर्मी भरा काम था, लेकिन फिलहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस महिला ने अपनी पूरी ताकत जुटा ली थी, लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाती, कोई और आया और उसने उसकी जान ले ली। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह व्यक्ति कितना ताकतवर है। क्या वह अगला नंबर उसका ही होगा? वह इसकी पुष्टि नहीं कर सकी। वह जानती थी कि अगर उसने अभी अपना हमला रोक दिया तो वह दोबारा अपनी ताकत नहीं जुटा पाएगी। वह जहर से बेहाल हो जाएगी। वह आदमी उसके साथ कुछ भी कर सकता था। यह उसका आखिरी हमला था। इसे बीच में रोकना उसके लिए ज्यादा हानिकारक था। उस आदमी के इरादे को लेकर चिंतित होकर भी उसने हमला नहीं रोका। वह पूरी ताकत से आगे बढ़ी और एरिन पर मुक्के बरसाने लगी। यह एक ऐसा मुक्का था जिसने विशैले ड्रैगन के शल्कों को चकनाचूर कर दिया था। पाठक होने के नाते एरिन इस मुक्के की ताकत के बारे में बहुत कुछ जानता था, लेकिन फिर भी उसकी मुट्ठी को अपनी ओर आते देख उसके चेहरे पर केवल एक मुस्कान थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके सामने एक स्क्रीन दिखाई दी। उसके गले में एक दूसरा पेंडेंट दिखाई दिया। आपको शक्ति का पेंडेंट प्राप्त हुआ है। शक्ति का पेंडेंट। श्रेणी दुर्लभ। विवरण: एक बार इस्तेमाल करने पर यह आपकी ताकत को 5 मिनट के लिए अस्थायी रूप से बढ़ा सकता है। बाह्य उपयोग 3। मैं तुम्हें मार डालूंगी। महिला का हमला एरिन तक पहुंच गया। एरिन जानता था कि अगर वह इस हमले में बच गया तो वह औरत उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यह उसका आखिरी हमला था। वह इसे सुरक्षा के पेंडेंट पर छोड़ सकता था, लेकिन सुरक्षा का एक उपयोग व्यर्थ करने के बजाय उसने ताकत के उपयोग का परीक्षण करने के बारे में सोचा। उसके लिए सुरक्षा कहीं अधिक उपयोगी थी, क्योंकि यह एक तरह से अतिरिक्त जीवन होने के समान थी। एरिन की इच्छा से सक्रिय होकर शक्ति का पेंडेंट चमकने लगा। उस क्षण एरिन की ताकत कई गुना बढ़ गई और उसकी मांसपेशियां नई शक्ति से फूल गईं। उसने महिला के हमले का डटकर सामना किया और उनके मुक्के जोरदार प्रहार के साथ टकराए। टक्कर के बल से हवा में झटकेदार तरंगे फैल गईं, जिससे उनके नीचे की जमीन में दरारें पड़ गईं और वह बिखर गई। एरिन दृढ़ता से खड़ा रहा। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उस पेंडेंट ने उसे कितनी अद्भुत शक्ति प्रदान की है, उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। इस शक्ति के साथ उसे लगा कि वह इस क्षण अजेय है। ऐसा एहसास उसने पहले कभी नहीं किया था। दूसरी ओर महिला को अप्रत्याशित प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिससे वह अचंभित रह गई। उसके हमले का, जिसने विशैले ड्रैगन के शल्कों को आसानी से चकनाचूर कर दिया था, एरिन पर कोई खास असर नहीं हुआ। इसके बजाय टक्कर के प्रभाव से उसकी दाहिनी बाह की हड्डियां टूट जाने के कारण वह खुद हवा में जा गिरी। उसने जहरीला खून खांसा और दूर एक पेड़ से टकरा गई। वह बुरी तरह घायल हो गई थी। वह न केवल शत्रु को हराने में असफल रही, बल्कि स्वयं घायल हो गई। वह विष का प्रतिरोध नहीं कर सकी, जो उसके शरीर में और भी तेजी से फैल गया। हर गुजरते सेकंड के साथ एरिन की ताकत बढ़ती जा रही थी, जिसे पेंडेंट की शक्ति से बल मिल रहा था। इस तरह की ताकत के साथ एरिन को लगा कि अगर उसे लड़ना पड़े तो वह महान बुजुर्ग को भी हराने में सक्षम हो सकता है। उसने आसानी से विशैले ड्रैगन के शव से अपनी तलवार निकाली और फिर उस महिला की ओर चल पड़ा। एरिन देख सकता था कि महिला को बहुत तकलीफ हो रही थी। जहर के शरीर में फैलने के कारण उसका चेहरा लाल हो गया था। उसे यह एहसास बेहद बुरा लगता था, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। यह एक ऐसा विचित्र जहर था जो इन अजीबोगरीब इच्छाओं को और भी मजबूत बना देता था। इन इच्छाओं के आगे घुटने टेकने देने के बजाय उसने आत्महत्या करना बेहतर समझा। उसने पास पड़ी एक नुकीली कील उठा ली। एरिन ने कील को पकड़कर उसके हाथ से छीन लिया। जैसे ही उस महिला ने उसके हाथों को अपने हाथों को छूते हुए महसूस किया, उसे अपने शरीर में एक झंझनाहट सी महसूस हुई। जहर उसे पागल कर रहा था। एरिन को उपन्यास में ये लियांग के आत्महत्या के प्रयास का जिक्र याद नहीं था।
फिर भी ये लियांग ने किसी जहरीले ड्रैगन को नहीं मारा था और वह उसके लिए किसी खतरे के रूप में प्रकट नहीं हुई थी। इसके बजाय लड़का युद्ध के अंत तक छिपा रहा। उस महिला की नज़र में वह महज एक लड़का था जो गलती से इस जगह आ गया था। इसलिए मरने के बजाय उसने जीने का फैसला किया, भले ही इसका मतलब जहर को अपने वश में कर लेना हो। इस बार मामला अलग था। वह उस खतरनाक आदमी से नफरत करती थी। उसे नहीं पता था कि उस आदमी के इरादे क्या थे। उपन्यास में ये लियांग की कमजोरी के कारण उसे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। उसने सोचा था कि जहर से छुटकारा पाने के बाद वह ये लियांग को मार डालेगी ताकि ये लियांग के साथ अपने शर्मनाक अतीत को मिटा सके। इसलिए उसने ये लियांग के साथ ऐसा किया। सुबह ही उसने उस पर दया करते हुए उसे जीवित छोड़ने का फैसला किया। एरन उसकी नजरों में अलग था। वह उससे ज्यादा ताकतवर था। वह उसे मार नहीं सकती थी। वह उसे काबू में नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने मरना बेहतर समझा। क्या तुम सचमुच मरने के लिए इतने बेताब हो? एरन ने अपना सामान खोलते हुए लड़की से पूछा। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया से उसे थोड़ी झुंझलाहट महसूस हुई। उसका इरादा शुरू से ही उसके साथ सोने का नहीं था। सेलेस्टे उसके काबू में थी और वह उसे यह दृश्य दिखाना नहीं चाहता था। इसलिए उसने कामोत्तेजक औषधि के लिए कुछ विशेष औषधियां तैयार की थी। वह उसकी मदद करना चाहता था और उसका दिल जीतना चाहता था। इसीलिए वह यहां आया था। लेकिन विकल्पों ने स्थिति को एक अजीब दिशा में मोड़ दिया। इस स्थिति में भी वह विषनाशक दवा से उसे जहर से छुटकारा दिलाने में मदद करना चाहता था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया निराशाजनक थी। वह ये लियांग के साथ ऐसा करने को तैयार थी, लेकिन उसके साथ सोने के बारे में सोचने के बजाय मरना पसंद करती थी। यह थोड़ा अपमानजनक लगा। जो भी हो, मैं अब भी उसकी मदद कर सकता हूं और उसकी सोच बदल सकता हूं। मुझे विश्वास है कि मैं गलतफहमी दूर कर सकता हूं। एरिन ने सिस्टम इन्वेंटरी खोली, जहां उसने संप्रदाय से खरीदी गई कामोत्तेजक औषधि का प्रतिकार रखा हुआ था। वह महिला को विषनाशक दवा देने के लिए उसे बाहर निकालने ही वाला था कि अचानक स्क्रीन बदल गई। सिस्टम इन्वेंटरी गायब हो गई और उसके सामने 4 विकल्प दिखाई दिए। अध्याय 48, विषैली स्त्री। मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या आज मेरी किस्मत वाकई इतनी खराब है? ये लियांग को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब भी उसने विरासत की ओर ले जाने वाले रास्ते पर वापस जाने की कोशिश की, तो उसका सामना ऐसे जानवरों से हुआ जो उसका पीछा करने लगे। वह जानवरों से बच निकलता और वापस जाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार उसे और भी जानवर मिल जाते। कोहरे ने उसकी मुश्किलें और भी बढ़ा दी। उसने चाहे जो भी रास्ता चुना हो, उसे हर जगह खूंखार जानवर उसका इंतजार करते मिले। भले ही वह पेड़ों पर चढ़ गया और शाखाओं के बीच से होकर गुजरा, उसे वहां और भी कई जानवर छिपे हुए मिले जो उस पर हमला करने के लिए तैयार थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई रहस्यमयी शक्ति उसे हर हाल में रोकने की कोशिश कर रही हो। फिर भी वह उस प्राचीन विरासत को छोड़ना नहीं चाहता था। ऐसी विरासतें अक्सर देखने को नहीं मिलती थीं। पहला विकल्प, उस व्यक्ति पर दया दिखाएं जिसे तत्काल सहायता की आवश्यकता है। उसे विषनाशक दें और उसे ठीक करें। पुरस्कार, शादी का धागा, अद्वितीय स्तर। विकल्प 2, उस महिला ने तुम पर पहले हमला किया था। एक विजेता को अपने शत्रुओं को कभी जाने नहीं देना चाहिए। उसे मार डालो। पुरस्कार, दाववादी वस्त्र, उच्च श्रेणी। विकल्प 3, महिला एक अजीब जहर से प्रभावित है, लेकिन उसने आप पर हमला भी किया है, इसलिए आप उसका इलाज नहीं करना चाहते। उससे सौदा करो। उसकी विरासत के बदले उसे विषनाशक दे दो। पुरस्कार, एक अज्ञात नायक का वंश, अज्ञात। विकल्प 4, आपको वह महिला सुंदर लगती है और आप उसके जहर का इलाज नहीं करना चाहते। जहर को तब तक फैलने दें जब तक वह खुद पर काबू न रख सके। अपने शरीर से उसका इलाज करें। पुरस्कार, साधना क्षेत्र +1। महिला अपनी इच्छाओं को दबाने की कोशिश कर रही थी, हालांकि उसका चेहरा लाल हो रहा था। यह अजीब और असहज अनुभूति उसके पूरे शरीर में फैल गई, जिससे उसे अपने पैरों के बीच एक अजीब सी सनसनी महसूस होने लगी। उसने अपने भीतर उमड़ रही अकथनीय इच्छाओं से लड़ने की कोशिश की, लेकिन प्रबल लालसा उस पर हावी हो गई। वह अपना मानसिक संतुलन खोने लगी। उसके मन में सही या गलत का कोई भाव नहीं था। इस क्षण में अच्छाई या बुराई का कोई अर्थ नहीं था। वह बस अपनी उन इच्छाओं को पूरा करना चाहती थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। सुख और भ्रम के धुंधलेपन के बीच उसे अपने सामने खड़े व्यक्ति के साथ एक गहरे जुड़ाव का एहसास हुआ। उसने अपने दांत भींच लिए, लेकिन कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। उसके हाथ अपने आप आगे बढ़े और एरन की कमर पकड़ ली। एरन चारों विकल्पों को देखते हुए अभी भी विचारों में डूबा हुआ था। पहला विकल्प वही था जो उसने शुरू में करने की योजना बनाई थी, लेकिन अन्य विकल्प इतने आकर्षक थे कि अब वह निश्चित नहीं था कि क्या करे। उसे यह भी नहीं पता था कि पहले विकल्प, धागा ऑफ वेडिंग, का इनाम क्या था। लेकिन अगर यह एक विशिष्ट स्तर का इनाम था, तो यह मामूली नहीं हो सकता था। फिर भी उसका मन तीसरे विकल्प की ओर अधिक आकर्षित था। इनाम के तौर पर उसे एक अज्ञात नायक की वंश परंपरा प्राप्त करनी थी। उसे यह नहीं पता था कि किस हीरो को चुना गया है, लेकिन इनाम एक अज्ञात स्तर का था। पिछली बार जब उसे अज्ञात स्तर का पुरस्कार मिला था, तो वह इतना शक्तिशाली था कि उसे एक अज्ञात प्राणी से मिलने का अवसर मिला।
इस संसार में 4 लोग थे। प्रत्येक लोक के लोगों की अपनी अपनी विशेषताएं थीं। एक व्यक्ति में केवल एक ही विशेषता हो सकती थी। किसी व्यक्ति की आत्मा में आध्यात्मिक बीज हो सकता है जो उसे पूर्वी क्षेत्र में एक साधक बनने की क्षमता प्रदान करता है। उनके पास एक नायक का वंश हो सकता था जिससे वे एक नायक की शक्तियों को जागृत कर सकते थे। दक्षिणी राज्य के लोगों के पास यही गुण थे। उनमें मृतकों के प्रति लगाव हो सकता था जैसा कि उत्तरी क्षेत्र के लोगों में होता था, या फिर उनके मन में देवी के प्रति आस्था का भाव हो सकता था जैसा कि पश्चिमी जगत में था। ये गुण जन्म से ही मौजूद होते हैं और इन्हें बाद में हासिल नहीं किया जा सकता। यही व्यक्ति का भाग्य होता है। क्योंकि वह तलवार सम्राट की आभा का उपयोग करने में सक्षम था, इसलिए एरन को यकीन था कि उसके पास आध्यात्मिक बीज है, अन्यथा उसे संप्रदाय में नहीं लाया जा सकता था। इसका मतलब यह है कि भले ही वह मिथिकल हीरो अकादमी का जासूस था, लेकिन उसका कोई वंशानुगत संबंध नहीं था। उसके पास जो सिस्टम था वह अलग था। अगर यह सिस्टम का रिवॉर्ड होता तो वह वास्तव में 2 से अधिक विशेषताएं हासिल कर सकता था। इससे वह अपनी बेहतर सुरक्षा कर सकता था। दक्षिणी महाद्वीप में वह एक नायक के रूप में और पूर्वी महाद्वीप में एक साधक के रूप में अपनी पहचान छिपा सकता था। भले ही अज्ञात वंश सबसे कमजोर और महत्वहीन था, फिर भी आने वाली यात्रा में अपनी पहचान छिपाए रखना उसके लिए बहुत उपयोगी था। इनाम की वजह से उसकी निगाहें तीसरे विकल्प पर टिकी हुई थीं। उसने और किसी चीज के बारे में सोचा ही नहीं। जब सेलेस्टी यहां थी तब उस औरत के साथ सोने का क्या मतलब था? उस औरत को मारने का क्या मतलब था? उसे मुफ्त में एंटीडोट देने का क्या मतलब था? अपने इनाम के लिए ही उसने अपने फैसले को सही ठहराना शुरू कर दिया। उसने सिस्टम को बताया कि वह तीसरा विकल्प चुनने जा रहा है। आपने तीसरा विकल्प चुना है। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कृपया फॉर्म भरें। जैसे ही एरेन ने विकल्प का चयन पूरा किया, उसने अपनी कलाई पर हाथों का आभास महसूस किया। किसी चीज ने उसकी पैंट का कोना पकड़ लिया और उसे नीचे खींचने की कोशिश की। ये क्या? एरन ने नीचे देखा और उस महिला का चेहरा देखा जो उसके बहुत करीब घुटनों के बल बैठी थी। उसने महिला को पीछे धकेलने के लिए अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। 5 मिनट बीत चुके हैं। शक्ति का पेंडेंट काम करना बंद कर दिया है। उपयोगकर्ता 2। अभी एरेन ने नोटिफिकेशन देखा। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उसके करीब आई महिला ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। एरन ने उस महिला को पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन पेंडेंट के बिना उसकी ताकत उस महिला के सामने नगण्य थी जो पागलों की तरह उसके होंठों को काटने लगी थी। यह मनोरोगी, मुझसे दूर हटो। एरन बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन उस औरत ने उसका मुंह बंद कर दिया था। उसके होंठ लालच से एरन के होंठों को चूस रहे थे, मानो उसने अपनी सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह खो दी हो। अध्याय 49, 5वां अधिपति। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जो कुछ भी उसके हाथ लगा उसे पकड़ने की कोशिश की। उसके हाथ जल्द ही एक पत्थर पर टिक गए। उसने पूरी ताकत से पत्थर को घुमाया और उससे महिला के सिर पर वार किया। उसकी शारीरिक शक्ति को देखते हुए वह जानता था कि यह उसे नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन यह निश्चित रूप से उसे क्षण भर के लिए होश में लाने के लिए काफी थी। दर्द से महिला को होश आया। उसने खुद को उस आदमी के ऊपर लेटे हुए और उसके होंठ काटते हुए देखा। घबराई हुई और शर्मिंदा होकर वह जल्दी से उससे उतर गई। अगर तुम खुद को ठीक करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन अगर तुमने मुझे एक बार फिर छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। एरन उठते ही अपने कपड़ों पर थपथपाया। उसके होंठों से अभी भी उस महिला के काटने के निशान से खून बह रहा था। मेरी मदद कीजिए प्लीज, महिला ने लगभग गिड़गिड़ाती आंखों से कहा। वह ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि वह अपनी मानसिक स्थिति को ज्यादा देर तक बनाए नहीं रख पाएगी। देखा जाए तो अपनी सुध-बुध खोने से बेहतर था मर जाना। उसने दर्द का सहारा लेकर अपनी मानसिक स्थिति को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए अपने होठों को काट लिया, लेकिन उसके दिल में उठने वाली अजीब सी भावना और भी प्रबल हो गई। तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की और अब मुझसे मदद मांग रहे हो? एरन ने पूछा। अगर मैं तुम्हारी मदद कर भी दूं तो वह मुफ्त में नहीं मिलेगी। मुझे वह विरासत दे दो जो तुम्हें मिली है और मैं तुम्हें उसका प्रतिकार प्रदान करूंगा। आप? महिला ने एरन की ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। क्या उसे यह भी पता था कि उसे विरासत मिल चुकी है? वह उस विरासत की रक्षा करना चाहती थी। इसी के लिए उसने इतना जोखिम उठाया था। इसी कारण उसे विषैले ड्रैगन से लड़ना पड़ा था और अब वह आदमी वही चीज चाहता था। चुनाव तुम्हारा है। क्या तुम अपना मानसिक संतुलन खोकर मेरे हाथों मरोगे या मुझे कुछ ऐसा दोगे जो मेरे समय के लायक हो? एरन को कोई जल्दी नहीं दिख रही थी, लेकिन असल में वह समय को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित था। उसने अपने हाथ में पत्थर को कसकर पकड़ रखा था, मानो वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हो और उस पर दोबारा हमला करने के लिए तैयार हो। उसे नहीं पता था कि इससे वह फिर से रुक पाएगी या नहीं, लेकिन किसी भी हालत में वह पेंडेंट का इस्तेमाल करने से बचना चाहता था। जब इतना महत्वपूर्ण मामला दांव पर लगा हो तो सेकंड भी अनंत काल के समान प्रतीत होते हैं। लेकिन शुक्र है कि महिला ने फैसला लेने में ज्यादा समय नहीं लगाया। अपनी पशुवत इच्छाओं के आगे झुकने से बेहतर था मर जाना। इसी प्रकार मरने से बेहतर था विरासत को त्याग देना।
उसके लिए विकल्प स्पष्ट था। उसने अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर एरन की ओर फेंक दी। एरन को पहले से ही पता था कि यह किस तरह की विरासत है। उसने अंगूठी उठाई और अपनी उंगली में पहन ली। यह एक ऐसी विरासत थी जिसे एक बार स्वामी चुन लेने के बाद चुराया नहीं जा सकता था। अगर उसे उसकी जान भी लेनी पड़ती तो भी वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन मामला तब बिल्कुल अलग हो जाता जब खुद मालकिन ही विरासत से अपना हक छोड़ देती। एरन ने अपने सामान में से विषनाशक दवा निकाली और उसे महिला की ओर फेंक दिया। महिला ने विषनाशक की शीशी पकड़ी। उसने झटपट उसे खोला और एक ही बार में पी गई। आपने चयनित विकल्प पूरा कर लिया है। आपको एक अज्ञात वंश प्राप्त हुआ है। चयनित वंश द डेवोरर। वंशानुगत प्रभाव कुछ शर्तों के पूरा होने पर दूसरों के वंश को चुरा सकता है। भक्षक। वंश का पता चलने के बाद उसे और अधिक जानकारी प्राप्त हुई। अंततः वह यह जान पाया कि उसे किसका वंश प्राप्त हुआ है। जैसे ही उसने यह जानकारी देखी उसका चेहरा उत्साह से चमक उठा। उसने जो उपन्यास पढ़ा था उसमें भक्षक का संक्षिप्त उल्लेख था। इस महाद्वीप के 4 सम्राटों की बात करते समय एक नाम ऐसा था जिसे अक्सर भुला दिया जाता था। चारों महाद्वीपों में 4-4 अधिपति थे। लेकिन बहुत समय पहले ऐसा कहा जाता था कि एक और व्यक्ति था जो उन चारों अधिपति के समान शक्तिशाली था। और वह 5वां व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डेवोरर नाम का एक हीरो था। अपनी शक्तियों के कारण वह नायक से कहीं अधिक खलनायक के रूप में जाना जाता था। समय के साथ उसकी शक्ति बढ़ती गई और अंततः वह इस दुनिया के लिए खतरा बन गया। उसके बाद चारों अधिपति एक साथ आए। यह एकमात्र ऐसा समय था जब प्रत्येक महाद्वीप के चारों अधिपति एक साथ मिलकर काम करते थे। उन्होंने भक्षक को मार डाला और उसके वंश का अंत कर दिया। भक्षक के वंशजों को भी मार डाला गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी इस वंश की शापित क्षमता को जागृत न कर सके। यह एक ऐसा वंश था जिसने चारों सम्राटों को चुनौती दी थी। इसलिए इसे अधिपति श्रेणी का वंश कहना गलत नहीं था। एरन इस बात से खुश था कि उसे इतनी शक्तिशाली वंश परंपरा मिली है, लेकिन साथ ही वह यह भी जानता था कि वह इस बारे में किसी को नहीं बता सकता। उसकी वंश परंपरा शक्तिशाली थी, लेकिन उससे नफरत भी की जाती थी। अगर किसी को उसकी वंश परंपरा के बारे में पता चल जाता तो वह चारों अधिपति ओवरलॉर्ड्स द्वारा पीछा किया जाने वाला दूसरा व्यक्ति बन जाता, जो अब भक्षक को मारने के समय से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुके थे। इस वंश के बारे में इस तथ्य के अलावा और कोई खास जानकारी नहीं थी कि यह अन्य वंशों को चुरा सकता था। विवरण में यह भी लिखा था कि वह उन्हें तभी चुरा सकता है जब कुछ शर्तें पूरी हों। लेकिन वे शर्तें क्या थीं? उसे नहीं पता था। ऐसा लगता है कि मुझे भक्षक के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। उसने इस वंश के बारे में सोचना बंद कर दिया और यह देखने के लिए मुड़ा कि वह महिला कैसी है। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरा अभी भी लाल था, लेकिन उसकी सांसें बेहतर हो रही थीं। दवा धीरे धीरे असर कर रही थी। उसने राहत की सांस ली। जब तक वह उस पर हमला नहीं करने वाली थी तब तक वह पेंडेंट्स का एक उपयोग बचा सकता था। उसने अपनी जेब में नीचे देखा जहां सेलेस्टे बैठी हुई थी और मासूमियत से उसे देख रही थी। बच्चों को ऐसी चीजें नहीं देखनी चाहिए। जो कुछ भी देखा उसे भूल जाओ, ठीक है? उसने सेलेस्टे के सिर पर थपथपाया और थपथपाए जाने पर सेलेस्टे मुस्कुरा उठी। 3 घंटे बीत गए और आखिरकार महिला ने अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा सामान्य हो गया था, लेकिन वह अब भी शर्मिंदा लग रही थी क्योंकि उसे याद था कि उसने क्या क्या किया था। अगर एरन उससे ज्यादा ताकतवर न होता तो वह इस बात को गुप्त रखने के लिए उसे मार डालती। उसे यह नहीं पता था कि उसने पहले जो ताकत देखी थी वह केवल अस्थायी थी। अच्छा लगना। उसने दूर से एरन को आग के पास बैठे देखा। क्या तुम जहरीले ड्रैगन को पका रहे हो? उसने पूछा। अध्याय 50 एक स्त्री की सुगंध। क्या तुम विषैले ड्रैगन को पका रहे हो? क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूं? मैं विषैले ड्रैगन को क्यों खाना चाहूंगा? एरन ने दूर स्थित विषैले ड्रैगन के शव की ओर इशारा किया जो अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित था। मैं अपने साथ लाई हुई चीजों को भून रहा हूं। उस महिला ने एरन को संदेह भरी निगाहों से देखा। उसे सब कुछ मिल चुका था जो वह चाहता था, तो फिर वह अभी भी यहां क्यों था? क्या वह कुछ करने की योजना बना रहा था? अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब तक जीवित होते? आप घबराओ मत। मैं यहां सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें यहां अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। आपका क्या मतलब है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि एरन ऐसा क्यों कह रहा है। जहर वाला ड्रैगन मर चुका था, तो उससे ज्यादा खतरनाक कौन हो सकता है? इसके बजाय अगर वह यहां नहीं होता तो वह कहीं अधिक सुरक्षित महसूस करती। अगर मैं यहां तक पहुंचने में कामयाब हो गया तो दूसरे भी पहुंच सकते हैं, और हो सकता है कि वे मेरे जितने अच्छे न हो। तो तुम मेरी रक्षा कर रहे थे? उस महिला को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन साथ ही यही एक बात थी जो समझ में आ रही थी। आखिर वह पीछे क्यों रुका था? हालांकि वह उसे एक बुरा आदमी समझ रही थी, लेकिन वह जानती थी कि उसने वास्तव में उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। उसने अभी अभी विषैले ड्रैगन को मारा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसका दुश्मन था। उस पर हमला उसी ने किया था और तब भी उसने उसे नहीं मारा था। वह उसे कई बार मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
यहां तक कि जब उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, तब भी वह उसके शरीर के साथ जितना चाहे उतना खिलवाड़ कर सकता था, लेकिन अंत तक वह एक सज्जन व्यक्ति बना रहा। उसका इस्तेमाल करने के बजाय उसने उसकी मदद की। उससे उसने केवल विरासत ली, जो कि एक सौदे के रूप में थी। एक बार सौदा पूरा हो जाने और अंगूठी उसके पास आ जाने के बाद वह विरासत खोए बिना उसे मार सकता था। फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। जैसे जैसे वह इसके बारे में सोचती गई, वह व्यक्ति उसे उतना ही सच्चा लगने लगा। तुम विष से प्रभावित हुए थे। ठीक होने के बावजूद तुम अभी भी कमजोर हो। मैंने तुम्हारे लिए पर्याप्त भोजन रखा है। इसे खा लो और फिर चले जाओ। एरन उठ खड़ा हुआ और उस महिला के लिए तैयार की गई पूरी दावत को आग की लपटों के पास ही छोड़ दिया। महिला ने स्वादिष्ट भोजन को देखा और उसके मुंह में पानी आ गया। क्या तुम जा रहे हो? उसने एरन से पूछा, उसे जाते हुए देखकर। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी देखभाल करूं? एरन ने हाथ हिलाया और जाने लगा। वह जा रहा था, लेकिन वह जानबूझकर धीरे धीरे चल रहा था, मानो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। इंतजार। आखिरकार वह महिला खड़ी हो गई। कमजोरी के बावजूद वह एरन की ओर चली। उसने उन्हें प्रणाम किया। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कभी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मैं निश्चित रूप से आपका एहसान चुकाऊंगा। उसने उसे एक प्यारी सी मुस्कान दी और दिल से धन्यवाद कहा। उसे अपनी गलतफहमी पर वाकई पछतावा था। उस आदमी ने उसकी मदद की और उसके लिए खाना भी बनाया। और इतना सब करने के बाद वह बिना कुछ मांगे ही चला गया। उसकी नजर में उस आदमी का कोई कुटिल इरादा नहीं था। वह सचमुच एक अच्छा इंसान था। इसके अलावा वह उससे ज्यादा ताकतवर भी था, जिसकी वजह से वह उसकी तरफ थोड़ा आकर्षित महसूस करती थी। जब बात उनके रूप रंग की आती थी तो वह और भी बेहतर थे। वह अब तक देखे गए किसी भी व्यक्ति से कहीं अधिक सुंदर थे। हम देख लेंगे। एरन ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस वह क्रिस्टल ले लिया जो उसने उसे दिया था। इसका इस्तेमाल उससे संपर्क करने के लिए किया जाता था, लेकिन इसे केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता था। एरिन दरवाजे के पास से गुजर गया और इस विशेष क्षेत्र को छोड़कर चला गया। वह मुस्कुराते हुए जंगल में वापस आ गया। उसने उनकी बैठक में हस्तक्षेप करके उस महिला को अपने साथ ले लिया था जो आगे चलकर ये लियांग की सबसे बड़ी समर्थकों में से एक बनने वाली थी। उसे एक ऐसी विरासत भी मिली थी जो उपन्यास में ये लियांग को भी नहीं मिली थी। और अंत में वह महिला अब उसकी ऋणी थी। उस महिला की असली पहचान जानने के बाद केवल वही इस एहसान की कीमत जानता था। वह महिला उतनी खास नहीं थी, लेकिन खास तो उसका परिवार था। पूर्वी महाद्वीप में आने पर उसने अपनी पहचान छिपाकर रखी, लेकिन एरन उन लोगों में से एक था जिसने उपन्यास पढ़ा था। वह उसकी पहचान उससे कहीं अधिक जानता था जितना वह सोचती थी। यह असाधारण शक्ति उसे अपने पिता के वंश से मिली थी, लेकिन असली खासियत तो उसकी मां का वंश था जो अभी उसके भीतर पनपने की प्रतीक्षा कर रहा था। 16:58। वह महिला कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। वह दक्षिणी महाद्वीप से थी। इसीलिए वह इतनी शक्तिशाली थी, और यह तब की बात है जब उसने अभी तक अपनी मां की तरफ से मिली वंशानुगत शक्ति को जागृत भी नहीं किया था। यह असाधारण शक्ति उसे अपने पिता के वंश से मिली थी, लेकिन असली खासियत तो उसकी मां का वंश था जो अभी उसके भीतर पनपने की प्रतीक्षा कर रहा था। वह महिला एरन का निशाना नहीं थी। उसका मुख्य निशाना उस महिला की मां थी। उसकी मां मिथिकल हीरो अकादमी की डीन और 4 अधिपति में से एक थी। यह यात्रा बहुत ही फलदायी रही है। एरन ने फ्लेमिंग फीनिक्स को संकेत देते हुए उस स्थान को छोड़ दिया। फीनिक्स पक्षी आकाश में बहुत ऊपर चीखता हुआ आया, मानो कोई धूमकेतु गिर रहा हो। उसकी गर्म हवाओं ने एरन को घेर लिया, जिससे वह और ऊपर उड़ने लगा। वह फीनिक्स की पीठ पर जा गिरा। जंगल के दूसरे हिस्से में जुई यिंग ये लियांग के साथ खेल रही थी, जो रोने की कगार पर थी। उसने फीनिक्स की चीख सुनी और समझ गई कि एरन का काम खत्म हो गया है। वह बहुत ऊपर उड़ी और फीनिक्स पक्षी की पीठ पर जा गिरी। तुम्हारे होंठ, इनसे खून क्यों निकल रहा है? एरन को देखकर जुई यिंग चौंक उठी। और क्या ये किसी औरत की खुशबू है? फिर उस विशेष क्षेत्र में वापस आकर युवती विचारों में खोई हुई थी। हाल ही में जो कुछ भी हुआ वह एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन विषैले ड्रैगन के शव ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह सपना नहीं था। रुको, मैं उसका नाम पूछना भूल गया। उसे जल्द ही होश आ गया। वह एरन को ढूंढने के लिए पोर्टल से बाहर भागी। इसी बीच ये लियांग आखिरकार पोर्टल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। जुई यिंग के चले जाने के बाद वह अंततः इस स्थान पर पहुंचने में सक्षम हो गया। अपने सामने के दरवाजे को देखकर उसे खुशी के आंसू बहाने का मन हुआ। काफी समय लगा, लेकिन आखिरकार मैं यहां पहुंच गया हूं। वह आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह अंदर प्रवेश कर पाता, दूसरी तरफ से एक और आकृति तेजी से निकली, जिससे वह हवा में उछल गया और खून की उल्टी करने लगा।